हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के भूगोल के एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल को समझते हैं कि ये वायुमंडल क्या है। इससे रिलेटेड जो हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को लेकर के इसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में हम जानते हैं। तो चलिए, वायुमंडल जो है वह क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास की जो गैस से भरा हुआ आवरण है, भले ही वो हमें दिखाई न देती हो, लेकिन हम उसको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अभी हम पृथ्वी पे हैं तो हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से थोड़ा हम अगर आकाश की ओर, अंतरिक्ष की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये सब जो वजह होती है, जो कारण होता है, तो वो गैसों के कारण होता है। ठीक है, जो गैसें हमारे लिए सुटेबल है, जिससे हम सांस ले पाते हैं, तो वहाँ तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन वहाँ से आगे अगर हम नेक्स्ट जोन में अगर जाते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा अनकम्फर्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को देखते हुए हम समझते हैं कि जो वायुमंडल है वो क्या है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें व्याप्त हैं, यानी कि जो गैसें फैली हुई हैं, उसके जो आवरण है, मतलब चारों तरफ वो फैला हुआ है, तो उस गैस के आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि जो वायुमंडल है वो अनेक गैसों का मिश्रण है। कैसे, या क्या हम कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर अनेक गैसें विद्यमान है, वहाँ पर वो होती हैं। ठीक है, वायुमंडल में तो सबसे अधिक मात्रा में अगर हम देखेंगे तो ये होगा हमारा नाइट्रोजन गैस जो होती है वो है 78.09%। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस व्याप्त है पूरी पृथ्वी के जो आवरण है, जो बाहर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन गैस की अधिकता आप देखोगे कि 78.09% है। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरी गैस है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसके बाद देखेंगे तो ये है 20.95%। ठीक है, ये काफ़ी कम मात्रा में है, यानी कि पृथ्वी पर, ये धरातल पर ये आपको सिर्फ महसूस होगी ऑक्सीजन जो गैस है, बाकी सारी ये आगे ऊपर की ओर है, पृथ्वी से ऊपर की ओर, आसमान की ओर ये गैसें होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के आवरण में है, चारों तरफ ये फैली हुई है। ठीक है, फिर आता है ऑर्गन गैस, तो ये है 0.93%। ठीक है, सबसे कम कहेंगे इसको, या काफ़ी कम है। इसके बाद जो आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 0.03%। ठीक है, 0.03%, यानी कि सबसे कम मात्रा में जो पृथ्वी पर जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे अधिक मात्रा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। सबसे कम की बात करें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको नोट भी जरूर कीजिएगा साथ में। अब देखिए, इसके अलावा कुछ अन्य गैसें भी विद्यमान हैं जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ। तो कौन कौन सी गैसें हैं, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, मीथेन, जेनॉन आदि। ठीक है, तो ये सारी गैसें भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, या पृथ्वी के आवरण पर हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर है इसमें वायुमंडल की ऊंचाई जो है वो 16 से 29,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये बताई जाती है कि वैज्ञानिकों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि जो वायुमंडल की जो ऊंचाई है, ठीक है, वायुमंडल वाला जो एरिया है, जो खाली स्थान आपको दिखेगा, मतलब पृथ्वी से ऊपर की ओर, तो वहाँ से पृथ्वी के धरातल से लेकर के आप देख पाओगे तो वायुमंडल का जो एरिया होगा वो कितना है, 16 से 29,000। ठीक है, 16 से 29,000 ऊपर की ओर इसका क्या है, आप देखोगे तो इसका एरिया है। ठीक है, ये मतलब यहाँ तक ये फैली हुई है, इतनी दूरी तक। तो फिर इसमें है, परंतु धरातल से केवल 800 किलोमीटर तक ऊंचा वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम धरती की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो केवल जो 800 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ तक के ही जो वायुमंडल है वो ही इम्पोर्टेंस रखता है, वही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें कि जो पृथ्वी पर जो भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है, मनुष्य के द्वारा, तो वो सारे के सारे 800 किलोमीटर तक के दायरे में पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, ये जो इससे क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो जो वायुमंडल वाला एरिया है वो कितना हो गया, 16 से 29,000 किलोमीटर, मतलब उसकी ऊंचाई इतनी दूर तक वो फैला हुआ है। ऊंचाई में अगर देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर तो है ही, लेकिन
ऊंचाई में अगर देखेंगे अंतरिक्ष की ओर तो 29,000 किलोमीटर तक इसका एरिया जो अनुमानित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और धरातल से कितना जो वायुमंडल का एरिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो सिर्फ 800 किलोमीटर तक। ठीक है, अब इसमें आगे हम इसकी डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से 800 किलोमीटर के दायरे में ही जो वायु आती हैं, ठीक है, जो मंडल आता है जो, तो उसको हम जानते हैं आगे। तो ये होगा इसमें आगे वायुमंडल की परतें। ठीक है, वायुमंडल के अलग अलग परतें होती हैं। तो सबसे पहला कौन सा है इसमें, क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर इसको कहा जाता है इंग्लिश में, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो यह कहाँ है, इसके बारे में हम जानते हैं कि यह क्या चीज़ है। तो देखिए, यह पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक होती है। तो जो पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक है, जो पृथ्वी है तो उसके सबसे नज़दीक, उसकी सतह के सबसे नज़दीक जो गैस पाई जाती है या उसमें क्षोभ मंडल हम उसको कहेंगे। ये तो मंडल के आधार पर हम बात कर रहे हैं वायुमंडल में, तो क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो विषुवत रेखा पर ये 16 किलोमीटर होती है ऊंचाई में, और ध्रुवों पर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में ये 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो खासियत क्या है कि जो क्षोभ मंडल है उसमें सभी मौसमी घटनाओं को हम देख पाते हैं। ठीक है, अब जो मौसम विभाग है तो वो यहीं से पता करता है कि कब बारिश होने वाली है, कब धूप रहेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल पर ही संभव होती है। मतलब वहाँ क्षोभ मंडल में ही बादल आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से ऊपर बादल नहीं होते हैं। सिर्फ क्षोभ मंडल वाला जो एरिया है वहाँ पर बादल होगी, बारिश होगी। ठीक है, मौसम में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, आगे इसमें और जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो देखिए, यह अन्य सभी परतों से घनी होती हैं। ठीक है, तो जो क्षोभ मंडल है वो अन्य जो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो मंडल पढ़ेंगे हम वायुमंडल का, तो उनमें सबसे घनी या सबसे मोटी या सबसे मतलब विस्तृत रूप कह सकते हैं, बड़ा रूप जो है वो क्षोभ मंडल के, यानी कि वो बहुत अधिक मात्रा में क्षोभ मंडल का एरिया है। ठीक है, यहाँ पर जलवाष्प, धूलकण, आर्द्रता आदि मिलते हैं। तो जलवाष्प की अगर बात करें तो अभी बताया था कि बादल भी वहीं पे बनते हैं, बारिश वहीं से होती है। जो क्षोभ मंडल वाला एरिया है, ऊपर का एरिया बिल्कुल खाली रहता है। हमें तो लगता है कि आकाश में बादल घिरे हुए हैं तो पूरे आकाश में है, पर ऐसा नहीं। सिर्फ जो क्षोभ मंडल वाला एरिया, जो सबसे नज़दीक वाला जो मंडल है पृथ्वी के पास, तो उस मंडल में ही, जो क्षोभ मंडल है उस मंडल में ही जलवाष्प वाला, धूल कण वाला, आर्द्रता वाला, ठीक है, तो ये सारी के सारी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल पर ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर है मौसम संबंधी जो अधिकांश परिवर्तनों के लिए भी क्षोभ मंडल ही उत्तरदायी है। ठीक है, तो मौसम में जो परिवर्तन होते रहते हैं बार बार, ठीक है, जो हवाएं होती हैं, आंधी तूफान होता है, जिसकी वजह से धूल कण जो है वो उस मंडल पे फैल जाते हैं, क्षोभ मंडल में फैल जाते हैं। ठीक है, बारिश, बादल, सारी की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल पर ही हो पाती हैं। अब है इसमें, इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। ठीक है, अब देखिए, जो ये स्थल की अगर हम बात करें, भूमि की बात करें, पृथ्वी का जो सतह है उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको तापमान अधिक देखने को मिलेगा, बजाय कि आप अगर पृथ्वी से ऊंचे और आकाश की ओर जाने की कोशिश करें तो। ठीक है, अब वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े तो इस परत के साथ साथ, ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता है। यानी कि इस परत से और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो पर आपको क्या महसूस होगा, तापमान कम महसूस होगा, उससे ऊपर और कम महसूस होगा, उससे ऊपर और कम महसूस होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वो सारा जो अंतरिक्ष का जो स्पेस होता है बना हुआ, तो उसके अंदर जो तापमान होता है वो क्या होता है, वहाँ मेंटेन किया जाता है तापमान। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ के अकॉर्डिंग हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ आपको तापमान कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तापमान की जो घटनाएं हैं वो भी क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ से ऊपर आपको और तापमान में कमी महसूस होगी। ठीक है, फिर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर बढ़ेंगे 165 मीटर और ऊपर बढ़ेंगे तो कितना जो तापमान है वो कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है हर 165 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, यानी कि 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस कम, फिर 165 मीटर ऊपर गए तो
1 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, तो इस तरीके से कमी आपको मौसम के तापमान में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो ये कमी है इसको जो तापमान की कमी जो होती है वायुमंडल के इस क्षोभ मंडल वाले एरिया में, तो इस सामान्य इस तापमान को क्या कहेंगे, सामान्य ताप ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इसको कहते हैं। ठीक है, सामान्य ताप ह्रास दर इसको कहा जाता है, जिसकी वजह से कि जो तापमान में कमी देखने को मिलती है, तो ये इसको सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जानते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे समताप मंडल की। ठीक है, वायुमंडल का जो दूसरा मंडल होता है, पहला तो हो गया क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद दूसरा जो मंडल होता है धरातल से ऊपर की ओर हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है समताप मंडल। ठीक है, स्ट्राटोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है, यानी कि पृथ्वी से ऊपर आकाश की ओर आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 50 किलोमीटर होती है। लेकिन इसकी एक बात है कि इस जो मंडल है समताप मंडल, तो इसमें तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है, यानी कि ऊंचाई पर अगर हम जा रहे हैं इस मंडल में, इस ऊंचाई की ओर जा रहे हैं इससे ऊपर की ओर, तो इसके तापमान में कोई भी वृद्धि या कमी नहीं देखने को मिलती है, बल्कि जो तापमान होता है वो कैसा होता है, समान होता है, एक जैसा ही रहता है समताप मंडल में। ठीक है, तो ये इसकी बात है। अब देखिए समताप मंडल पर जो वायुयान है, ठीक है, तो ये जो वायुयान जो चलते हैं समताप मंडल में अधिक चलते हैं, और इसको चालक जो वायुयान चालक होते हैं इनके लिए आदर्श होते हैं, यानी कि यहाँ पर वायुयान चलाना काफ़ी सूटेबल होता है, काफ़ी सरलता से यहाँ पर जो जहाज़ होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स होते हैं, तो वो चलाए जा सकते हैं इस मंडल में, क्योंकि यहाँ पे तापमान भी एक जैसा होता है। ठीक है, फिर है इस मंडल में जलवाष्प धूलकण आदि नहीं पाए जाते हैं, काफ़ी साफ ये मंडल होता है, इसमें कोई भी जलवाष्प नहीं होता है, क्योंकि जलवाष्प वाला एरिया तो नीचे रह गया क्षोभ मंडल में, जहाँ पर जो बादल बनते हैं, बारिश होती है, ठीक है, आंधी तूफान के धूलकण भी वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें समताप मंडल की, तो ये यहाँ पर बिल्कुल साफ एरिया होता है, जलवाष्प तो नहीं देखने को मिलेगा, कोई धूलकण देखने को भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस मंडल में ओजोन परत, ठीक है, जो ओजोनोस्फीयर होती है, तो ये आपको देखने को मिलता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी कि जो अल्ट्रावायलेट जो रेडियंस होती हैं उसका ये अवशोषण करती है, जो समताप मंडल की जो ओजोन परत होती है। ठीक है, इस कारण से ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, ओजोन परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत होती है इस मंडल में, जो कि क्या अवशोषित करती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेडियंस होती हैं उनको अवशोषित करती है, जिसकी वजह से जो तापमान ओजोन परत में ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें हम बात करेंगे मध्यमंडल की। नेक्स्ट इसमें मध्यमंडल मेसोस्फीयर इसको कहा जाता है, मेसोस्फीयर सॉरी। तो मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल तीसरे नंबर पे आता है, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर ऊपर की ओर मध्यमंडल। ठीक है, तो देखिए मध्यमंडल का नाम भी इसको लिए रखा गया है क्योंकि इससे ऊपर 2 मंडल हैं और इसके नीचे भी 2 मंडल हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का जो एरिया है, बीच का जो भाग होगा वो मध्यमंडल। इसके बारे में देखिए, यह जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई तक की फैला हुआ होता है मध्यमंडल। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है, इसमें भी सेम जैसा क्षोभ मंडल में होता है वैसे ही इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो तापमान में गिरावट कब होती है, जब ऊंचाई की ओर जाएंगे और अधिक ऊंचाई की ओर जाएंगे, तो मध्यमंडल में आपको क्या देखने को मिलेगी, गिरावट, जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, जहाँ तक मध्यमंडल है, वहाँ तक पहुँचने तक, मध्यमंडल के जो अंत वाला मतलब जो बॉर्डर लाइन है वहाँ तक पहुँचने तक जो तापमान होता है वो -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, माइनस में है, -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयन मंडल की। ठीक है, इनोस्फीयर इसको कहा जाता है, आयन मंडल। ठीक है, ये चौथे नंबर का मंडल देखने को मिलेगा वायुमंडल में। तो जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 500 से 600 किलोमीटर। ठीक है, 500 से 600 किलोमीटर इसकी
ऊंचाई है। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि जो वायुमंडल का जो एरिया है उसमें जो अलग अलग मंडल हैं तो उनके जो एरिया, उनका जो फैलाव है, उनकी जो ऊंचाई है वो और अधिक अधिक धीरे धीरे होती जा रही है जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर का जो आयन मंडल है उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 500 से 600 किलोमीटर तक। ठीक है, 500 और या 600 किलोमीटर लगभग उसकी ऊंचाई होती है। इस मंडल में आयन की प्रधानता होती है। अब देखिए, आयन मंडल रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी तक भेजता है। ठीक है, कहाँ तक भेजता है? पृथ्वी तक। तो यहाँ पर जो रेडियो तरंग वाली जो घटना होती है, यानी कि जो हमारे टेलीफोन पे आवाज़ आती है, टीवी का जो संचार होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आवाज़ पहुँचती है तो वह इसी मंडल के आधार पर, ठीक है, यहाँ से जो आवाज़ें हैं वह कहाँ पहुँचती हैं? पृथ्वी तक पहुँचती हैं। ठीक है, इस प्रकार रेडियो संचार संभव हो पाता है। ठीक है, रेडियो संचार, दूरभाष संचार यानी कि टेलीफोन, टीवी संचार, इस सारे के सारे जो भी क्रियाएं जो होती हैं पृथ्वी पर, तो वो सारे के सारे जो यहाँ से जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से वापस पृथ्वी की ओर आती हैं। ठीक है, यह पृथ्वी को हानिकारक विकिरण से भी रक्षा करता है। तो हानिकारक विकिरण से भी ये सुरक्षा प्रदान करता है पृथ्वी को, ये जो आयन मंडल है वो वाला क्षेत्र जो है। ठीक है, अब देखिए, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो इसका भी सेम वैसे ही है जैसे क्षोभ मंडल और साथ में हमने क्या पढ़ा था? मध्यमंडल। ठीक है, तो मध्यमंडल में भी ऊंचाई के साथ साथ आपने देखा होगा तापमान में वृद्धि होती है और क्षोभ मंडल में भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप आएंगे, अगर हम बात करेंगे आयन मंडल की, तो यहाँ पर भी तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। कब? जब ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ऊंचाई की ओर गए तो तापमान में वृद्धि। ठीक है, क्षोभ मंडल में कमी हमने देखी थी। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है कि जो वृद्धि है तापमान और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आसमान से पृथ्वी की ओर गिरने वाले उल्का पिंड इस मंडल में आकर के जल जाते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड टूट कर गिरते हैं तो यहाँ पर आकर के वो भस्म हो जाते हैं ताकि वो आगे पृथ्वी पर किसी प्रकार का नुकसान न कर सकें। ठीक है, इस प्रकार यह पृथ्वी के उल्काओं आदि से भी रक्षा करता है। तो ये बात होती है सारे के सारे यहाँ पर आयन मंडल में। ठीक है, कि उल्का पिंड जो होते हैं वो सारे के सारे जो क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। रेडियो तरंगे क्रियाएं भी आयन मंडल में होती हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो लास्टवां जो मंडल है पृथ्वी के वायुमंडल का, वो है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर इसको हम कहते हैं बहिर्मंडल को। तो देखिए, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी। ठीक है, जो सबसे आखिरी जो परत है वायुमंडल की, तो ये है कौन? बहिर्मंडल। ठीक है, तो बहिर्मंडल की बाह्य सीमा अनिश्चित है, यानी कि उसका कोई हम मतलब वो गिना ही नहीं जा सकता है, अनिश्चित है, बहुत दूरी तक फैला हुआ है बहिर्मंडल वाला जो क्षेत्र है। इसी अंतरिक्ष व पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा माना जाता है। ठीक है, इसे किससे क्या माना जाता है? अंतरिक्ष व पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा इसको माना जाता है, यानी कि अंतरिक्ष के बीच में और पृथ्वी के बीच में एक बॉर्डर जो लाइन है वो या एक सीमा जो है वो क्या है? बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल। ठीक है, इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है। तो यहाँ से ऊपर क्या है? अंतरिक्ष है। ठीक है, पूरा जो अंतरिक्ष है। फिर आता है इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता है। तो यहाँ पर दो गैसें बहुत मात्रा में मिलेंगी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें, जो कि पृथ्वी से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें फैली हुई हैं। ठीक है, ऊंचाई के साथ आयनीकृत अणुओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आयनीकृत अणु यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म अणु कहेंगे तो उनकी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसके ऊपरी सतह में अत्यधिक आयनीकृत अणुओं की दो परत पाई जाती है जो वॉन एलन की विकिरण परत कहलाती है। ठीक है, वॉन एलन की विकिरण परत ये कहलाती है। तो यहाँ पर दो परतें पाई जाती है, कहाँ पर? बहिर्मंडल में। ठीक है, किसकी होती हैं? आयनीकृत अणुओं की। ठीक है, आयनीकृत अणुओं की ये दो परतें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हमारा जो वायुमंडल वाला सेशन है वो यहाँ पे पूरा होता है। वीडियो की जानकारी अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।
बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।